हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपी के रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और आपका मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है, डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो डेली शाम को 7:30 बजे जो वीडियो अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है, जितनी मॉक टेस्ट आपके अपलोड हुई है इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन सारी वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए जो हिंदी वर्णमाला का है वो कंप्लीट टॉपिक करवा दिया गया, उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं। पीछे जाके आप हिंदी वर्णमाला के उस टॉपिक को भी पूरा वो देख सकते हैं, जिसका वर्णमाला का जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है। स्वर व्यंजन जो आपके जैसे 33 स्वर 11 व्यंजन, वो पूरा टॉपिक आपको करवा रखा है, वो इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं, और उसको आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो राजा गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में जो वो सिरमौर की यात्रा की थी? तो ये कर्म प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, ठीक है, राजा रसालू या मेदिनी प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेदिनी प्रकाश। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो राजा मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में जो वो सिरमौर राज्य की जो वो क्या थी कि उसकी यात्रा की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ये शिवानंद रमौली थे, चौधरी शेरजंग थे, पंडित पद्मदेव, बाईएस परमार। तो चौधरी शेरजंग, ठीक है, जो चौधरी शेरजंग थे, चौधरी शेरजंग ये थे आपके सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बना कर रखा था? ना 12 वर्षों तक बंदी बना कर रखा था ये, ठीक है। तो ये नदौन में, सुजानपुर टेहरा में, हमीरपुर में या कांगड़ा में? तो ये आपके नदौन में जो है आपके ये कांगड़ा के राजा संसार चंद है हमीरपुर जिले के हमीरपुर जिले के मतलब नदौन में जो मंडी के राजा ईश्वर सेन को उन्होंने 12 वर्षों तक बंदी बना के रखा था। तो नदौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवक्ता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी में है, बिलासपुर में, हमीरपुर में या चंबा में? तो पंचवक्ता का मंदिर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पंचवक्ता का मंदिर मंडी डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिल धारा का उद्गम स्रोत क्या है? तो बुद्धिल धारा का उद्गम स्रोत चंद्रताल झील है, मणिमहेश है, रेणुका या बड़ा भंगाल से होता है? तो बुद्धिल धारा का उद्गम स्थल जो है वो मणिमहेश है, ठीक है, मणिमहेश झील जो ये आपका बुद्धिल धारा का उद्गमन स्थल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का, ये हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृतिक से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है या अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ आपका ये अपभ्रंश से हुआ आपका हिंदी भाषा का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प वर्ग अंतिम व्यंजन है, ठीक है। प वर्ग, जैसे प वर्ग, ये प वर्ग है, इस ये बोल रहे हैं कि प वर्ग इसका जो अंतिम व्यंजन है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप प वर्ग, ठीक है। इसका अंतिम व्यंजन क्या क्या होगा? प होगा, फ होगा, ब होगा या भ होगा या म? तो आपको पता है कि प वर्ग इसका अंतिम व्यंजन है म, और ध्वनियाँ कौन सी है इसकी? ओष्ठ्य। तो प वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है वो है आपका म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? प्रत्यय जो आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रत्यय जो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका कृदंत प्रत्यय, एक हो जाएगा आपका कृदंत प्रत्यय, और एक हो जाएगा आपका तदित प्रत्यय। एक हो जाएगा कृदंत प्रत्यय, एक हो जाएगा तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है आपके ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ, ठीक है। और तदित प्रत्यय जो है ये आपके संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ। तो ये ध्यान रखेंगे आपके कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत, एक तदित। जो आपका कृदंत होता है वो क्रिया के साथ, तदित जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सही कर लो दोबारा से। तो ये जुड़ते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। कृदंत किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे धातु में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे खा, ये क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, इसको धातु बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या जड़ गया, ना प्रत्यय लग गया, ना प्रत्यय, तो ये बन गया खाना। ठीक है, तो जैसे ये पी, ये क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्रिया का मूल रूप को क्या कहता है, धातु। तो क्रिया का मूल रूप, क्रिया की धातु का मूल रूप क्या, पी। अब इसमें ना प्रत्यय लग गया तो ये पीना हो गया। तो ये ना जो लगा ये क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय। तो जो क्रिया के या धातु के अंत में लगे वो प्रत्यय। और जैसे मैंने लगा संभव, यहाँ लिखा संभव, यहाँ पे यथा लगा दिया। ठीक है, यथा संभव, जैसा संभव हो, ये बन गया यथा संभव, मतलब कि जैसा संभव हो। तो ये पहले आ गया। तो जो पहले लगते हैं आपकी उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम कहेंगे प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। अच्छा, यहाँ पे ये रात, ये दिन, ऐसा होता तो आपका समास हो जाता द्वंद्व समास। इसके दोनों पद जो है वो प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन रातों रात, इसका मतलब है रात ही रात, रात ही रात, मतलब ये सेम शब्द है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो, सेम शब्द हो, उसको हम रखेंगे अव्ययी भाव समास में। इसमें अव्ययी भाव समास में जैसे रातों रात लिखा है, यहाँ अपना अपना होता है, अपना अपना, ये भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा होता कि अपना पराया, अपना पराया, ये भी फिर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रातों ही रात और रात ही रात, तो मतलब ये समास जो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पहला पद जो होता है वो उसमें विशेषता बताई जाती है। ठीक है, वो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में आपकी कारक अभिव्यक्तियाँ आती हैं सारी। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी और के बारे में बात होती है। जैसे अपना लंबोदर, लंबोदर किसको बोला जाता है, भगवान श्री गणेश को। इसमें इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये अव्ययी भाव, ये बहुब्री समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में आपका उपसर्ग लग जाते हैं। ठीक है, अ अनि यथा प्रति निर्भर, ये उपसर्ग लग जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल और उसकी माँ की आयु का अनुपात। ठीक है, ये अनिल है। ठीक है, ये इसकी माता जी है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना आपने, पहले जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना लिखते जाओ। अनिल और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। अब बोला कि उनकी आयु का अंतर कितना है, 35 है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला डिफरेंस की बात हो रही है, उनकी आयु का डिफरेंस, ये वाला उनकी आयु का अंतर कितना है, 35 दे रखा है। यहाँ कितना 5 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 35। आपको हमेशा 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी होती, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होती, 7। कैसे होगी, ये 5 पार्ट की वैल्यू 35 है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 35 डिवाइड बाई 5, तो 7 आ गई आपकी 1 पार्ट की वैल्यू। 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ से आप दोनों की एज निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पे 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी और 8 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 7 3 ज़ा 21। ठीक है, और 8 7 ज़ा कितना होता है 56। तो ये आ गया आपका इतना तक, इनकी वर्तमान आयु आ गई यहाँ तक। पर यहाँ पूछा गया आपके कि मतलब 4 वर्ष बाद, जैसे क्वेश्चन पूछा बोलता है वैसे करना। मैंने आगे कुछ नहीं करा, जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना ही करा, यहाँ तक पढ़ा मैंने अभी तक क्वेश्चन, तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन हुआ। ये जैसे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप पढ़ते जाते हो उतना करते जाना है, क्वेश्चन से आगे नहीं निकलना है। जैसे ही लिखा नहीं रहा उसकी माँ की आयु का अनुपात, मैंने पहले अनुपात लिख दिया, फिर आगे बोला उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो मैं अंतर ये पूरा कंप्लीट करके इनकी प्रेजेंट एज निकाल ली। इतने तक क्वेश्चन ही आपका आ गया। आगे बोलता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब आफ्टर 4 ईयर उनकी एज का रेशो जो है वो कितना होगा। तो ये होगा आपका 4 ईयर लिखा तो 4 ऐड कर दो, इसमें भी 4 ऐड कर दो। ठीक है, ये कितना बन गया, ये बन गया 25, और ये कितना बन गया, ये बन गया 60। अब ये कट जाते हैं 5 से, तो ये 5 से कट गया, 5 5 जा 25, और 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5:12, 5:12, ये आ गया 4 ईयर आफ्टर उनकी एज का रेशो। ठीक है, ये 5
रेशो 12। तो ये जैसा क्वेश्चन बोलता है आपने वैसे ही करना है, उससे आगे नहीं जाना। जितने तक क्वेश्चन आप पढ़ते उतने तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, दोबारा से आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि मैं दोबारा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस वीडियो को दोबारा से लिखना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है, 756 है। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, ठीक है। तो जब भी गुणनफल दे रखा हो तो ये जो आपका पिता है, ठीक है, ये फादर है, ये सन है, ये कितना 7x में लिख के चलना जब आपका गुणनफल दे रखा हो। अगर एडिशन हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन गुणनफल दे रखा हो तो x में वैल्यू लिख के चलनी है आपने, ठीक है। तो 7x और ये 3x, ये दिन दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 756, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब x में लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो ये भी आपका क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 21x² इज इक्वल टू 756। ये x² आ गया इज इक्वल टू 21 नीचे आ गया। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे इनको काट दो और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 8 जा 56 आ गया, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 आ गया। तो ये 108 हो गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से और कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 3 जा 9 हो गया, रिमाइंडर बन गया आपका 1। अब 3 6 जा कितने होते हैं आपके 18, ठीक है। अब आगे आपका ये वैल्यू आ गई x² इज इक्वल टू 36 आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। तो x² 36 आ गई, तो यहाँ पे लिख लो आप x² इज इक्वल टू 36। तो ये x यहाँ पर रह गया, स्क्वायर उस तरफ चला गया तो ये रूट बन जाता है, तो ये हो गया 36। अब जब 36 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 6। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये x है और रूट का मतलब हमेशा 2 होता है। तो जब ये ऐसे है वैल्यू 6/6, ये 6/6 कब हुई, 36 हुई। और ये जब 36 यहाँ से बाहर निकलेगा तो बाहर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 7 की जगह x पुट कर दो, ठीक है। तो ये 7 × 6 कितना हो गया 42। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 42 हो गया। ये कितना हो गया, ये रेशो 42/18 होगा। 7 6 जा 42 और 3 6 जा 18। लेकिन अब पूछा गया कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 42 + 6 ऐड कर दो इसमें, अब क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछा है ना, +6 ऐड कर दो। तो ये कितना होगा 42, ये यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 24। तो ये कट जाएगी रेशो में, ठीक है। 24 1 आ गया, 24 2 जा हो गया 48। तो ये आ गई वैल्यू 2:1। तो बोला कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आपने वीडियो को दोबारा से देख लिया ना, अगर आपको समझ नहीं आया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि ए और बी, A + B किसी काम को, A + B किसी काम को मिलकर करते हैं कितने में, 4 दिन में। अब बोलता है ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। नेक्स्ट बोला गया कि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। अब बोला कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट करनी है कि बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब ए बी किसी काम को जो अब वो मतलब साथ में मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या कर लेना, कहा एलसीएम ही लेना। सिर्फ एलसीएम से ये क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं। तो 12 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, 12 और 4 का एलसीएम आपका 12 ही आ जाएगा। तो इसकी हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है कि दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 4 3 12। ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 एकम 12, ठीक है। तो ये एक दिन में एक काम करेगा। अब ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, एक यहाँ पे आ गई ना, ए की एफिशिएंसी एक आ गई। जैसे ये लिखा मैंने A + B, ठीक है। अब इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। ए जो वो एक काम करता है, बी ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 करते हैं।
तो यहाँ पे टोटल काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर। यहाँ सिर्फ अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यहाँ दोनों मिलकर कर रहे हैं, यहाँ ए कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। ए अकेला कितना कर रहा है, 1 दिन में। तो इस 3 में जो है वो आपकी एक की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी भी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी जुड़ी है। लेकिन ए की हमारे पास आ गई ये एक, ए की आ गई एक। तो अब ये 3 कैसे बने, इसमें 2 की एफिशिएंसी भी होनी ना, तभी 3 बने ये। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की आ गई। ए 1 दिन में करता है और बी जो आपका 2 दिन में करता है, तभी ताकि ये 3 एफिशिएंसी हुई। यहाँ से हमारे पास ए की भी आ गई और बी की भी आ गई। अब बोलता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है, ठीक है। तो अब बी न अकेला ये काम करना पूरा, कितना काम है, 12 काम, ठीक है। तो 3 पार्ट की वैल्यू 12, 1 पार्ट की निकाल लो, कितना, डिवाइड कर दो 3 से 6, ठीक है। क्योंकि ए न अकेला ये काम 12 दिन में करा है, बी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। 3 कैसे है, क्योंकि इससे माइनस करो आप, ये 4 है, ये 4 से माइनस करो, नहीं रुक जाओ, ये 2, 4 से नहीं, ये 3 से माइनस करो। क्योंकि ये 1 दिन की एफिशिएंसी, ए 1 दिन में एक काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है। यहाँ भी 1 दिन में एक काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तभी मिलके 3 हुए। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, टोटल काम कितना है, 12, ठीक है। टोटल काम कितना है आपका, 12 है। तो 12 से जब 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगी आपकी ये बी की एफिशिएंसी। तो बी जो इस काम को 6 दिन में करेगा। बस यहाँ से एफिशिएंसी का काम है सारा ये। क्योंकि यहाँ पे देखो ए 1 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहा है। लेकिन इस 3 में जो वो ए की एफिशिएंसी भी है, ए की कितनी है, 1 है, बी की कितनी है, 2, तभी मिलकर 3 हुआ। अब बोलता है कि ये जो सारा काम है ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये टोटल वर्क, इस काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी से डिवाइड कर दो 12 काम को, तो 6 आपका राइट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, सिंपल सा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 24 दिन में करता है। तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम लो, सिंपल सा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लो, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, और 24 एकम 24 हो गया। ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 + 1, 3 आ गई। 3 दोनों मिलकर काम कर रहे, मतलब 1 दिन में 3 काम। तो ये 24 काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, 8 दिन में जो ये ख़त्म करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात लिख लो। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। तो एक्स और वाई इनकी प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 5:6। अब बोलता है कि 7 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर, एक्स और वाई की रेशो कितना, इनकी रेशो कितनी रहती है, 6:7 हो जाती है। तो एक्स की वर्तमान एज फाइंड आउट करनी है, ये एक्स है, इसकी वर्तमान मतलब ये प्रेजेंट एज है, ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने इसका डिफरेंस देखना है। 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1। फिर 6 और 7 का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये जो डिफरेंस है ये इसके इक्वल करना आपने, ठीक है। तो ये 1 रेशो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 7। यहाँ अगर 12 होता और यहाँ 2 डिफरेंस होता तो ये 2 पार्ट की वैल्यू होनी थी 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने से आपके पास हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्योंकि 7 कहाँ आ गई, ये वाली 7 आ गई, ये 7 आ गई। यहाँ डिफरेंस देखो इसका, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है। हमें 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 7। 7 कहाँ से आया, ये जो है आफ्टर 7 ईयर, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू अपने पास आ गई। तो एक्स की वैल्यू, एक्स की एज कितनी आ गई, 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गई आपकी 35। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की एज और 42 आ गई आपकी वाई की एज। आपसे जिसकी भी पूछी है वो टिक कर दो, एक्स की पूछी है तो 35 ईयर्स ये जो है टिक कर देनी है आपने, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो 15 क्वेश्चन में से आपके आउट ऑफ कितने करेक्ट हुए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।